एक तरफ सिगरेट और दूसरी तरफ चित्रा का बदलता बर्ताव देखकर अचानक से नक्श के मन में बैड फीलिंग्स उमड़ने लगी। ठीक उसके बाद नक्श ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरे घर को तराशा और एकाएक उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आई। तभी चित्रा और अनिका तरह तरह के खाने के डिशेस लेकर डिनर टेबल पर पहुंचे। चित्रा ने वाइन की बोतल खोली और नक्श को सर्व किया। आज उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा था। लंबे समय के बाद उन तीनों ने साथ में डिनर किया। बातों का दौर चलता रहा और चित्रा नक्श को वाइन पिलाती रही। एक बोतल गटकने के बाद अचानक से नक्श को डिजी महसूस हुआ। उसे चक्कर आने लगे और वो सोफे पर ही लेट गया। मॉम, मैंने कहा था आपसे कि इसे ज्यादा मत पिलाओ। खैर, आप टेबल साफ कीजिए, मैं नक्श को अंदर कमरे में छोड़कर आती हूँ। जैसे अनिका ने अपनी बात खत्म की वैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और 2 शख्स आए। उनमें से एक व्हीलचेयर पर था। ऑफ कोर्स वो अंतिम भानुशाली और राघवेंद्र प्रताप सिंह थे। मॉम, ये लोग कौन है? अनिका भी सरप्राइज रह गई। मिस अनिका, आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं, लेकिन मेरे बेटे अंतिम को तो जानती हैं। मुस्कुराते हुए राघवेंद्र ने कहा, वैसे आपकी मॉम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और हमें जिसकी तलाश थी उस तक पहुंचाया। जी हां, ये राघवेंद्र का सेट किया गया एक ट्रैप था। चूंकि चित्रा पैसों की लालची थी इसलिए उस भंवर में फंस गई, वरना आपको क्या लगता है वो और नक्श को डिनर पर बुलाए? ये कभी हो सकता है? मॉम, ये आप कैसे कर सकती हैं? नफरत भरी नजरों से अनिका ने अपनी मां की ओर देखकर कहा। हालांकि चित्रा ने एक्सप्लेनेशन देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेकार था। राघवेंद्र ने दोनों मां बेटी को चुप कराया और अपने बेटे की ओर देखकर कहा, अंतिम, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने है। बताओ, तुम इसे कैसे मारना चाहोगे? डैड, मैं इस कमीने को हमेशा हमेशा के लिए विकलांग करना चाहता हूं। इसके कल्टीवेशन बेस को क्रिपल करना चाहता हूं। इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आज की रात इसकी बीवी अनिका के साथ बिताना चाहता हूं। दांत पीसते हुए अंतिम ने कहा, ठीक है, तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी कर देते हैं। ये बोलते हुए राघवेंद्र ने अपने लोगों को इशारा किया और वो 3 बॉडीगार्ड्स अनिका की तरफ बढ़ने लगे। एकाएक अनिका स्ट्रगल करने लगी, लेकिन साथ ही साथ वो नक्श को भी प्रोटेक्ट कर रही थी। इससे पहले कि वो 3 बॉडीगार्ड्स अनिका को हाथ लगाते, एकाएक हॉल में दर्दनाक चीख सुनने को मिली। पलक झपकते ही वो बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरे। उनके कंधे शरीर से अलग हो चुके थे। ये सीन देखकर वहां मौजूद हर कोई स्टंड रह गया। हालांकि नक्श के मन में तो एक अलग ही कंफ्यूजन था। अंतिम तो उसके चाचा दर्पण भानुशाली का बेटा है, तो फिर वो आदमी उससे अपना बेटा क्यों कह रहा है? तुरंत ही नक्श ने उस आदमी से सवाल किया, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? सिर्फ अंतिम के लिए? नक्श, तुमने मेरे बेटे को विकलांग किया है और तुम कह रहे हो कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है? या तुम भूल गए कि तुमने खैतान परिवार को कैसे खत्म किया था? तो यह दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। शातिर मुस्कान के साथ राघवेंद्र ने नक्श को हिंट दिया। एकाएक नक्श चौंक उठा, लेकिन इसी के साथ उसे पूरी कहानी समझ आ गई। कुछ महीनों पहले जब नक्श ने नवसारी के खैतान परिवार को खत्म किया था, तब उनका बड़ा बेटा फ्रेम में नहीं था और ना ही उसका कोई अता पता था। नक्श ने उतना ध्यान भी नहीं दिया था। उसे क्या पता था कि वो बड़ा बेटा एक दिन नासूर बन के उभरेगा। लेकिन तुम तो खैतान परिवार से हो, तो तुम अंतिम के बाप कैसे हुए? सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा, यह सवाल तुम्हें भानुशाली परिवार के मुखिया से करना चाहिए। जितना नक्श सरप्राइज था उतना ही राघवेंद्र सरप्राइज था, क्योंकि नक्श के शरीर में बेहोशी की दवा का कोई असर नहीं हुआ था और वो बहुत अच्छे से जानता था कि नक्श की ताकत के सामने जीतना नामुमकिन है। तुरंत ही राघवेंद्र ने अपनी एक और चाल चली और चित्रा को लपेटे में लिया। चित्रा के सर पर बंदूक तानकर उसने नक्श के सामने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जो नक्श कभी नहीं मानने वाला था। इट्स इम्पॉसिबल, नक्श ने साफ इनकार कर दिया। लगता है तुम्हें तुम्हारी सास से प्यार नहीं है। ठीक है, तो फिर इस बुढ़िया का इस दुनिया में क्या काम? राघवेंद्र ने नक्श को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। चित्रा की सांसें अटक गई थी। मारना है तो मार दो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरी सास को मारने के बाद तुम मुझसे कैसे नेगोशिएट करोगे? वैसे भी तुम और अंतिम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें टॉर्चर के पूरे मजे दे सकता हूं। शातिर मुस्कान के साथ नक्श ने कहा।
इससे पहले कि राघवेंद्र रिएक्ट करता, नक्श के शरीर से पावरफुल प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जिसने राघवेंद्र के तोते उड़ा दिए थे। भयंकर पेन महसूस करते हुए राघवेंद्र जमीन पर बैठ गया। वो चाहकर भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और तभी नक्श ने आगे बढ़कर चित्रा को उनके कब्जे से आजाद करवाया। इस समय अंतिम का चेहरा देखने लायक था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श इतना पावरफुल होगा। क्योंकि वो खुद अपाहिज था, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। बस दूर से अपने असली बाप को तड़पता हुआ देख रहा था। हालांकि नक्श चाहता तो राघवेंद्र को एक झटके में उसके पिता के पास भेज सकता था, लेकिन नहीं, नक्श के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुरंत ही नक्श ने 2 लोगों को कॉल किया और वो 2 लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंच गए। रवीश, तुम अनिका और मम्मी जी को लेकर विलो बैंक्स विला जाओ, और भीमा, तुम इन दोनों को लेकर मेरे साथ चलो। अपने ऑर्डर्स देने के बाद नक्श हॉल से बाहर चला गया। दूसरी तरफ मुंबई के भानुशाली परिवार में माहौल एकदम शांत था, लेकिन दर्पण भानुशाली बहुत बेचैन था। ऑफ कोर्स, अगर राघवेंद्र फिर से मुंबई लौटा है तो वो डेफिनेटली पूरी तैयारी के साथ आया होगा, और यही चीज दर्पण को बहुत खटक रही थी। इस बार उसे सामने वाली की ताकत का कोई आइडिया नहीं था। अभी दर्पण उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक नौकर भागता हुआ आया और उसने हांफते हुए कहा, साहब, मिस्टर नक्श आया है। नक्श आया है? इतनी रात को? एकाएक दर्पण चौंक उठा। जी साहब, और वो अपने साथ 2 बोरे भी लेकर आए हैं। पता नहीं उसमें क्या है। नौकर ने जो देखा वो बताया। चलो देखते हैं। तुरंत ही दर्पण के कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़े। नक्श के आने की खबर पूरे भानुशाली परिवार में फैल गई। सभी अपना अपना काम धाम छोड़कर मेन एंट्रेंस पहुंच गए और तरह तरह की बातें करने लगे। नक्श, क्या बात है? तुम इतनी रात को आए और मुझे बताया तक नहीं। अगर पहले बताया होता तो मैं कुछ इंतजाम करता। दर्पण के मुंह से प्यार भरे बोल निकले, जिसे सुनकर नक्श बोला, चाचा जी, देखिए, मैं यहां भानुशाली परिवार को परेशान करने नहीं आया हूं, बल्कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो स्टडी में चलकर बात करते हैं। दर्पण ने इनवाइटिंग जेस्चर दिया और नक्श ने भीमा और बाकी लोगों से उन 2 बोरों को अंदर लाने के लिए कहा। स्टडी रूम में जाते ही दर्पण ने नक्श के लिए चाय बनाई। तुम्हें यहां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अचानक से यहां कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैं अपने साथ 2 चीजें लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि उन्हें देखकर आप सरप्राइज नहीं होंगे। ये बोलते हुए नक्श ने ताली बजाई और भीमा ने तुरंत ही उन बोरों को खोल दिया। ये परेशान मत होइए, ये दोनों जिंदा हैं। सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा। मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस आदमी ने अंतिम को अपना बेटा क्यों कहा? व्हाट्स द मैटर? नक्श की बात सुनकर दर्पण के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। एकाएक उसका शरीर कांपने लगा। मुंह लटकाकर वो बस खामोश रह गया। नक्श ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो जानता था कि अक्सर ऐसे मामले आपकी बीती यादें ताजा कर देते हैं और उनसे बहुत तकलीफ होती है। हालांकि जब 15 मिनट बाद भी दर्पण के मुंह से कुछ नहीं निकला तो नक्श ने उन्हें कंफर्ट देते हुए कहा, बताइए चाचा जी, ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगा। बात कुछ 24 साल पुरानी है, जब दर्पण को पूरी कहानी बताने में कुछ 12 मिनट लगे। अंत में उसके चेहरे पर राघवेंद्र के प्रति गुस्सा नजर आया। मैं इन दोनों को यहीं छोड़कर जा रहा हूं, आप देख लेना आपको क्या करना है। ऑफ कोर्स, कहानी सुनकर नक्श टच्ड था, लेकिन वो उसकी गहराई में नहीं उतरना चाहता था। इससे पहले कि नक्श वहां से जाता, दर्पण ने तुरंत ही नक्श से माफी मांगी और फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। उसने नक्श से भानुशाली परिवार में शामिल होने और बिजनेस संभालने की बात की। हालांकि इस बार नक्श को दर्पण की टोन में सिंसेरिटी और अपनापन नजर आया। चाचा जी, ऐसा नहीं है कि मैं इस परिवार में वापस शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन इस परिवार ने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स का भी अपमान किया है। आपको माफी मुझसे नहीं, मेरे पेरेंट्स से मांगनी होगी, उन्हें मनाना होगा। अगर उनकी तरफ से मुझे आदेश मिलेगा तो मैं डेफिनेटली फिर से इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ इंपीरियल कैपिटल की स्वामी फैमिली में नटराज स्वामी का अब तक कोई पता नहीं चला था, लेकिन किडनैपर्स बार बार लगातार मुथ्थू स्वामी के सामने कोई नई शर्त रख रहे थे। इस बार उनकी ये डिमांड थी कि मुथ्थू स्वामी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करे जिससे नक्श के सभी ठिकानों पर एक साथ हमला किया जा सके और नक्श की गैर मौजूदगी में वो सारे ठिकाने बर्बाद हो जाएं। मुथ्थू स्वामी उसी को लेकर परेशान थे। नक्श को सूरत पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। हालांकि उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिमाग में दर्पण भानुशाली की बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे भानुशाली परिवार फिर से ज्वाइन करना चाहिए या नहीं।
बस यही सोचते सोचते वो हॉल में ही सो गया। सुबह अनिका और चित्रा की बातें सुनकर नक्श की नींद खुल गई। चित्रा का हाई वोल्टेज डिवोर्स ड्रामा फिर से शुरू हो गया था। वहीं अनिका अपनी मां को अपोज कर रही थी। ऑफ कोर्स नक्श और अनिका की जिंदगी पहले से काफी बेहतर थी और अनिका इस लव लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहती थी। यानी तुम मेरी बात नहीं सुनने वाली? कड़क अंदाज में चित्रा ने कहा। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप मेरा बसा बसाया घर तोड़ रही हैं। मैंने और नक्श ने इस रिश्ते को बनाए रखने में बहुत एफर्ट्स डाले हैं और आप चाहती हैं कि मैं डिवोर्स दे दूं? क्या आप मेरे लिए चीजें और मुश्किल करना चाहती हैं? तीखे तेवर दिखाते हुए अनिका ने कहा। अनिका अपनी मां का कैरेक्टर बहुत अच्छे से जानती थी। चित्रा को सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब था। अगर अनिका का डिवोर्स हो गया तो भले ही उसे नक्श की पूरी संपत्ति नहीं, लेकिन आयरन लॉ के हिसाब से एटलीस्ट आधी तो मिल ही जाएगी और उसके बाद चित्रा की बल्ले बल्ले है। लेकिन अनिका अपनी मां का खेल समझ गई थी। इससे पहले कि अनिका और कुछ कहती, एक बार फिर से चित्रा का इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। वो बैठकर रोने लगी और ऐसी संतान प्राप्ति के लिए अपने आप को कोसने लगी। नक्श जो बाहर खड़ा सारा नजारा देख रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुरंत ही उसने अंदर आते हुए कहा, ऑल राइट मम्मी जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से कोई भी आपको मेरे मैटर्स के लिए परेशान नहीं करेगा। लेकिन नक्श का यह वादा काम नहीं आया। चित्रा फिर से अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई और नक्श से विनती करने लगी कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। उसे तो अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। इतना ही नहीं, चित्रा का झूठ मूठ का रोना भी शुरू हो गया था। वो अलग बात है कि वो मनी मन बहुत खुश थी। वो जानती थी कि ये सब करके वो नक्श से मोटा पैसा निकाल सकती है। नक्श के कुछ बोलने से पहले ही अनिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले गई। मॉम फालतू का मेस क्रिएट कर रही है, उन्हें करने दो, थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाएंगे। अनिका ने एक बार भी पीछे मुड़कर अपनी मां को नहीं देखा था। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारी मां है, उन्हें कुछ हो गया तो? नक्श ने चिंता जाहिर की। वो सिर्फ उनके नाटक हैं, वो तुमसे पैसा निकालना चाहती हैं और कुछ नहीं। एक ही टोन में अनिका ने कहा। हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? तो तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है, थोड़ा दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नक्श ने अपना सर खुजाते हुए कहा। मेरी परमिशन के बिना तुम उन्हें एक पैसा भी नहीं दोगे। मुझे उनकी ये बुरी लत सुधारनी है, सीरियस अंदाज में अनिका ने कहा। उसका चेहरा देखकर नक्श को डर लगने लगा था। पहली बार नक्श को अनिका का विकराल रूप देखने को मिला। नक्श ने तुरंत इस कॉन्वर्सेशन से कन्नी काटी और अपने दोस्त, अपने भाई मनोहर शेखावत से मिलने पहुंच गया। जब नक्श ने मनोहर को उसके घर का ताजा हाल सुनाया तो मनोहर भी खिलखिलाते हुए हंसने लगा। लेकिन जब उसने नक्श का सीरियस चेहरा देखा तो एकाएक सीरियस मुद्दे पर आ गया। नक्श, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अटलांटिक महासागर में एंशिएंट रूइन ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट हर ग्रुप, हर सेक्ट वहां गया। बाकी सब लोग तो सही सलामत लौट आए, लेकिन दिल्ली ग्रुप, यूपी ग्रुप और एमपी ग्रुप का अभी तक कोई अता पता नहीं है। क्या वो सेक्ट्स लापता है? एकाएक नक्श चौंक उठा। अचानक से उसे वो सीन याद आया जब वो एंशिएंट रूइन से लौट रहा था। नक्श को अच्छे से याद है, उस जहाज में उसे दिल्ली ग्रुप, यूपी ग्रुप या एमपी ग्रुप से कोई भी दिखाई नहीं दिया था। नक्श को लगा कि वो लोग पहले ही निकल गए होंगे, लेकिन वो लापता हो गए हैं, उसे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था और न ही उसने ऐसा कुछ सोचा था। कहीं प्रमोद शुक्ला ने जहाज तो नहीं बदल दिया? एकाएक नक्श के मन में ख्याल आया। कल्टीवेटर्स की दुनिया में कल्टीवेटर्स का खो जाना बहुत ही सीरियस मैटर था और डेफिनेटली उस पर बड़े लेवल का मंथन किया जाएगा। जो भी उस एंशिएंट रूइन पर गए थे, उन सब का बैकग्राउंड और स्टेटस चेक होगा। अपर मार्शल रेल्म, धारीवाल फैमिली, बलोच फैमिली और बाकी की हाई प्रोफाइल फैमिलीज का स्टेटस बहुत हाई है, किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। लेकिन अशोका सम्राट एम्पायर, जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और मिस्टीरियस भी, सबसे पहले शक उन्हीं पर जाएगा। देखो नक्श, एम्पायर के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अशोका सम्राट एम्पायर अभी तक का बिगेस्ट सस्पेक्ट है। मेरी एडवाइस यही है कि कुछ दिन तक तुम उनसे इंटरैक्शंस मत करो। अशोका सम्राट एम्पायर की लोकेशन नहीं पता है, उस सेक्ट में तुम्हारी पोजीशन नहीं पता है और यहां तक कि तुम्हारा पर्पस भी नहीं पता है। अगर तुम वाकई में उसमें इन्वॉल्व हो तो ध्यान रखना, कोई तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। मनोहर ने नक्श को सचेत करते हुए कहा। मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा इन्वॉल्वमेंट 0 है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मार्शल वर्ल्ड के सेक्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है? नक्श ने अपना सर हिलाते हुए कहा। ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है? क्या इस कहानी में किसी नए विलन की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श उस विलन तक पहुंच पाएगा? इतना कुछ होने के बाद क्या नक्श सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर जोर डालेगा? क्या नक्श सब कुछ छोड़कर
भानुशाली परिवार में शामिल हो जाएगा।